Good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। बेटा 8th क्लास है ना आपकी? गुड मॉर्निंग सर। 8th क्लास? यस सर। 8th है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, कल तो क्लास हो नहीं पाई साइंस की, तो मैं एब्सेंट था। चलो एक बार मेरे को बता दो, कहाँ तक करवा दिया था हमने? कहाँ तक करवा लिया था वो बताओ एक बार। बताओ बेटा। सूक्ष्म जीवाणु वाला चैप्टर चल रहा था ना, सूक्ष्म जीवाणु वाला। यस सर। वाणिज्य स्तर पर सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दूं कि जो भी हमने कल तो हमारी क्लास हुई नहीं, उससे पहले हमने जो भी पढ़ा उसका एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हल्का सा रिवाइज ये था कि सेकंड चैप्टर हमने चालू कर लिया था, ठीक है। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? सूक्ष्म जीवाणु, मित्र एवं शत्रु, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फू एंड फ्रेंड। फू एंड फ्रेंड, मित्र एंड शत्रु। मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से हमें क्या फायदा हो सकता है, हमें ये पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो मैंने टॉपिक चालू कर दिया था, सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व। सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है, उसमें मैंने 2 पॉइंट क्लियर करवा दिए थे। हाँ? आवाज ही नहीं रही। प्रैक्टिकल में लगा रखिए ना। सुनो, ये क्लास ऑफ होता है, ये प्रैक्टिकल। तो देखो, ये वाला टॉपिक मैंने चालू कर दिया था, सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है, जिसमें 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे। एक तो सूक्ष्म जीवाणु काम करते हैं खाद्य पदार्थ के तौर पर, जिसमें मैंने बताया था कैसे दूध से दही बनता है, ठीक है, और कैसे हम बेकरी उद्योग के अंदर केक, पेस्ट्री, ब्रेड वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट था वाणिज्यिक स्तर पर सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है, यानी कि अगर मैं बात करूं बिजनेस लेवल के ऊपर, ठीक है, एक उद्योग के ऊपर, एक व्यवसाय के ऊपर किस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु अपना कार्य करते हैं, ठीक है। इसी कड़ी के अंदर तीसरा पॉइंट, मैंने टॉपिक चेंज नहीं किया है, हेडिंग वही है, सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है। सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है। तीसरा पॉइंट 2 हमने पढ़ लिए थे, खाद्य पदार्थों के तौर पर, दूसरा हमने पढ़ा था वाणिज्यिक स्तर पर, और तीसरा महत्व है औषधीय महत्व है। आवाज आ रही ना मेरी? आवाज? यस सर। और दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। आवाज भी साफ आ रही ना? यस सर। ठीक है बेटा, ओके पढ़ो। देखो देखो, तीसरा पॉइंट चालू करने से पहले एक बार मैं इसका मतलब तुम्हें समझा दूं। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से हमें औषधियां भी मिलती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से हमें दवाइयां भी मिलती है। आजकल आज की मार्केट की बात करूं, मैं आज के टाइम की बात करूं, जितनी भी इंग्लिश दवाइयां आती है ना, इंग्लिश दवाइयां 70 या 80% में दवाइयों की बात करूं, सब दवाइयां सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाई जाती है। क्या हुआ ना? आवाज बंद करो, आवाज। सोनू, आवाज बंद करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पर 70 से लेकर 70 से लेकर 80% दवाइयां किसकी बनी होती है? सूक्ष्म जीवाणु। देखो, जो मैं कह रहा हूं ना, उसको ध्यान से समझना, नोटिस करना क्या बोल रहा हूं मैं। बीमारियां किसकी बदौलत फैलती है? बीमारियां फैलती है सूक्ष्म जीवाणुओं से। बीमारियां किससे फैलती है? सूक्ष्म जीवाणुओं से। और उन बीमारियों को नष्ट भी कौन करता है? सूक्ष्म जीवाणु। मतलब सूक्ष्म जीवाणु से ही बीमारियां फैल रही है, और सूक्ष्म जीवाणु ही उस बीमारी को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु मित्र के तौर पर भी कार्य करते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु शत्रु के तौर पर भी कार्य करते हैं।
जो दवाइयां सूक्ष्म जीवाणुओं से बन रही है उनका इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं के ऊपर जिन 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 जीवाणुओं से रोग हो रहा है, जिन सूक्ष्म जीवाणुओं से हमें क्या मिल रहा है, रोग मिल रहा है। तो ये अपने दिमाग में डाल लेना कि जो औषधियां बनती है आज के टाइम, औषधियों का मतलब दवाइयां, आज के टाइम में जो औषधि बन रही है, जो दवाइयां बन रही है, वो किसके माध्यम से बन रही है? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। किसके माध्यम से बन रही है? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। और उन्हीं दवाइयों को हम बोलते हैं, सबने नाम सुन रखा होगा, उन दवाइयों का नाम है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक दवाइयां, प्रतिजैविक दवाइयां। या फिर अंग्रेजी, अगर मैं अंग्रेजी का शब्द बोलूंगा ना, देखना फट से पकड़ लोगे तुम। प्रतिजैविक आपने हो सकता है नाम नहीं सुना, एंटीबायोटिक नाम सुना ना, एंटीबायोटिक दवाइयां। एंटीबायोटिक अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिजैविक। और इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक कहां से बन रही है? ये एंटीबायोटिक बन रही है सूक्ष्म जीवाणुओं से। और ये नाश भी किसका करने वाली है? सूक्ष्म जीवाणुओं का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अगर बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है, अगर कैसे बनाई जाती है तो सबसे पहले किसने बनाया, सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवाणुओं से हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैसे बनी, एंटीबायोटिक दवाइयां कैसे बनती है, सूक्ष्म जीवाणुओं से दवाइयां कैसे बनती है, और वही दवाइयां काम में आती हैं बीमारियों को नष्ट करने में। तो आप सोच सकते हो, बीमारियों को नष्ट करने के तौर पर अगर सूक्ष्म जीवाणु काम में आ रहा है, तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का कौन सा महत्व हो गया? औषधीय महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस करोगे एंटीबायोटिक कैसे बनी। ठीक है, एंटीबायोटिक कब की बात है? बात है उस जमाने की, 1928। सबसे पहला एंटीक बनाने वाला साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था उसका? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने सबसे पहले, ध्यान रखना, फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1928 में क्या बनाई थी? पहली एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक। और वो दवाइयां किससे बनाई थी? वो दवाइयां बनाई थी कवक से। फ्लेमिंग ने जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई, सबसे पहले एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक में कौन से सूक्ष्म जीवाणुओं का रोल था? या वो जो एंटीबायोटिक बनाई, वो जो प्रतिजैविक फ्लेमिंग ने बनाई, वो कौन से सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाई? तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक बनाई थी, फ्लेमिंग ने सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणुओं से जो दवाई बनाई थी, वो तो एंटीबायोटिक है ही है, लेकिन वो दवाई कौन से सूक्ष्म जीवाणु से बनी? मैंने चार सूक्ष्म जीवाणु बता रखे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद में कवक, और नंबर 4 पर शैवाल। तो फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी 1928 में। कौन से सूक्ष्म जीव से? कवक से। कौन से सूक्ष्म जीव से? कवक से। स्पेशल ध्यान रखोगे, ये एंटीबायोटिक जो बनी थी फ्लेमिंग के द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा बनी थी? कवक के द्वारा। ठीक है, और इस पहली एंटीबायोटिक को नाम दिया गया था पेनिसिलिन। 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 ये लो, बातें समझ में आ रही है सारी डिटेल से? हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? फिर आप बोलोगे सर एंटीबायोटिक एक विशेष प्रकार की मेडिसिन या दवाइयां होती है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती है। जो किसके द्वारा बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। और यही दवाइयां जो सूक्ष्म जीवाणुओं से बन रही है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करने वाली है? नष्ट करने वाली है, डिस्ट्रॉय करने वाली है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई भाई को मार रहा है। भाई भाई को मारने का मतलब है सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव को मार रहा है, लेकिन दोनों तरीके से काम करते हैं ना, एज ए फ्रेंड एंड एज ए फू। तो सबसे पहले 1928 में एंटीबायोटिक को डील कर दिया था किसने? फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मेडिसिन बनाई थी? वो बनाई थी फंगी से, यानी कि कवक से। और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। चलो
ये भी मैं बता देता हूँ, एक कहानी के रूप में है कि कैसे फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन बनाई। उसके दिमाग में ये लोचा कहाँ से आया, उसके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से दवाइयां भी बन सकती है क्या। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, बात कब की है, 1928 की। 1928 में फ्लेमिंग भैया कर रहे थे कोई काम। क्या काम कर रहे थे? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फ्लेमिंग। हाँ, 1928 में फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो सकता है लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। उन्होंने क्या देखा, एक प्लेट के ऊपर, प्लेट आती है ना प्लेट, एक प्लेट के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के शत्रु जीवाणु थे। नोटिस करना हर चीज। उन्होंने ये नोटिस किया कि एक प्लेट के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे। हालांकि मित्र जीवाणु नहीं थे वो कौन से जीवाणु थे, शत्रु जीवाणु। तो मान लो ये उस प्लेट पर पाए जाने वाले एनिमी बैक्टीरियाज है या फू बैक्टीरियाज है, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं शत्रु जीवाणु। इनको हम क्या बोल सकते हैं, शत्रु जीवाणु बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये इतनी बात मैंने तुम बता दी कि फ्लेमिंग ने क्या देखा, एक प्लेट के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के शत्रु जीवाणु थे, लेकिन ये शत्रु जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहे थे, अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई इनको मार रहा था, कोई इन शत्रु जीवाणुओं को क्या कर रहा था, मार रहा था। इसी प्लेट के दूसरे छोर पर, इसी प्लेट के दूसरी साइड में हरे रंग के कुछ जीव, हरे रंग के कुछ सूक्ष्म जीव, हरे रंग के सूक्ष्म, मैं जीव बोल रहा हूं, जीवाणु नहीं, जीवाणु तो बैक्टीरिया होता है, जीव। हरे रंग के कुछ सूक्ष्म जीव थे, कुछ ग्रीन कलर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो ये जो हरे कलर वाले सूक्ष्म जीव है ना, वो इन शत्रु जीवाणुओं को क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे, इनको मार रहे थे। एक ही प्लेट पर हो रहा है ये काम। फ्लेमिंग ने क्या देखा कि प्लेट के एक छोर पर कुछ सूक्ष्म जीवाणु थे, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारा जा रहा था प्लेट के दूसरे किनारे पर रखे हुए कुछ हरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और वो ही हरे सूक्ष्म जीव कौन सी कैटेगरी के जीव थे, वो थे कवक, वो थे कवक। तुम कहने का मतलब ये है, ये तो है कवक, ये तो क्या है, कवक, और ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये कवक, ये सूक्ष्म जीव, सॉरी ये कवक, ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन से, शत्रु बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो ये कवक इसको मार रहे थे, वो यही नोटिस कर रहे थे, कवक इसको मार रहे थे। कैसे, उन्होंने कैसे पता लगाया कि कवक इनको मार रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं। अगर बैक्टीरिया को छोड़ दिया ना तो बैक्टीरिया फटाफट फटाफट अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया जो थे, बहुत सारे बैक्टीरियाज, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी, वो अपनी संख्या में इंक्रीजिंग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर कोई अटैक कर रहा था। और इनके ऊपर अटैक कौन कर रहा था, इनके ऊपर अटैक कर रहे थे ये कवक। तब फ्लेमिंग ने आइडिया लगाया, तब फ्लेमिंग ने सोचा, विचार किया कि एक सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं दूसरे जीवों के द्वारा। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा शत्रु सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करवा कर दवाइयां तैयार कर ली जाए। तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके द्वारा हम शत्रु जीवाणुओं को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण इतनी इंफॉर्मेशन के बाद फ्लेमिंग ने बना डाली क्या, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किससे बनी हुई थी, कवक से। कवक है ना ये पेनिसिलिन बनी हुई थी कवक। और ये किसको नष्ट कर रही है, पेनिसिलिन नष्ट करती है बैक्टीरिया को, जो शत्रु बैक्टीरिया होते हैं, जो कोई भी हो सकता है जो बीमारी फैलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार एंटीबायोटिक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और एंटीबायोटिक क्या चीज है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा बनी हुई दवाइयां है, और वो शत्रु जीवाणुओं को नष्ट करती है। ध्यान रखना, जो एंटीबायोटिक बनती है ना, जो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ शत्रु जीवाणुओं को नष्ट करती है, मित्र जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है। ये सिर्फ हानिकारक चीजों का खात्मा करती है। इस प्रकार एंटीबायोटिक का निर्माण किया किसने, फ्लेमिंग ने। ओके, तो अब आप सोचो, अब आप रिजल्ट पे आओ, हम पढ़ क्या रहे हैं।
हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व है। पॉइंट क्या डाल रखा है? औषधीय महत्व है। औषधीय का मतलब है दवाइयां। औषधि का क्या मतलब हुआ? दवाइयां। दवाइयों का महत्व है। ये जो दवाइयां हैं ये किसकी बदौलत बन रही है? सूक्ष्म जीवों की बदौलत। अगर सूक्ष्म जीवों की बदौलत दवाइयां बन रही है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हमें दवाइयां मिल रही है, तो ये सूक्ष्म जीवों का महत्व नहीं है? ये सूक्ष्म जीवों का इंपोर्टेंस नहीं है? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा दिया गया लाभ नहीं है? है ना? तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का ही लाभदायक महत्व है, जिसकी बदौलत हमें आज क्या मिलती है? एंटीबायोटिक दवाइयां। और सुनो, जैसे हमारे सर दर्द होता है, हम एक टेबलेट लेते हैं, 5 मिनट के बाद सर दर्द गायब। तो वो जो टेबलेट ली है ना 5 मिनट वाली हमने, वो एंटीबायोटिक है। और सोचो कितनी जल्दी उसने दर्द को खत्म कर दिया। हमें फीवर हो रहा है, ठीक है, जुकाम हो रही है, कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं, 1 दिन में आराम आ जाता है। अगर एंटीबायोटिक दवाइयों की जगह आप देसी दवाइयां लोगे तो इतनी जल्दी असर नहीं करती है। हालांकि देसी दवाइयां इलाज करती है, लेकिन इतनी जल्दी इलाज नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है वो परफेक्टली और बहुत जल्दी क्या करती है? सिक्योर करती है, बहुत जल्दी इलाज करती है, क्योर करती है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई। हेलो, क्या हुआ? क्या मेरे को बताना बेटा, एक बार ये जो मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। पल्ले पड़ गया ना यस पूरा? सर। और ये गौरव यस आवाज, सर। यस सर। आयुष शर्मा आवाज बंद करो, आवाज खोलनी ही नहीं है आपको, डिस्टर्ब होती है क्लास। ओके, आगे देखो। अभी तक ये टॉपिक पूरा नहीं करवाया मैंने, अभी तक औषधीय महत्व ही चल रहा है, इसको मैं कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी तक, यही चल रहा है। इसमें एक चीज और पढ़ानी है मुझे। एक तो मैंने एंटीबायोटिक पढ़ाई थी, अब एक चीज और पढ़ानी है और उसका नाम है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब टीका। आजकल लग रहे हैं ना, कोरोना की वैक्सीन लग रही है, टीके लग रहे हैं। तो सोचो ये टीका सबसे पहले ये टीका किसने बनाया होगा? यस सर। किसके दिमाग में आया होगा कि ऐसे टीके भी बन सकते हैं, ऐसे टीके भी लगा सकते हैं? तो बस वो टीके की पूरी कहानी बताने वाला हूं मैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि टीका क्या चीज होती है, वैक्सीन क्या चीज होती है, शरीर में जाकर वैक्सीन कैसे फायदा पहुंचाती है, सूक्ष्म जीवों के प्रति वैक्सीन कैसे लड़ती है, सारी जानकारी समझते हैं। देखो, पढ़ना क्या हमें? वैक्सीन। वैक्सीन हिंदी में क्या बोलते हैं? टीका। एक तो होता है वैक्सीन, ठीक है, और वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका। और टीका लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है टीकाकरण। टीका लगाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? टीकाकरण। क्या बोला जाता है? टीकाकरण होता है ना कि वैक्सीन लग रही है, वहां कोरोना की वैक्सीन लग रही है, उस सेंटर पर जाओ, वहां वैक्सीन लगवा के आओ। तो वो जो वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है, वो जो क्रियाविधि है, उसे बोला जाता है टीकाकरण। और अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। तो ये तो प्रक्रिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये पढ़ना है टीका क्या चीज है, हमें ये पढ़ना है टीका क्या चीज है। ध्यान देना। अगर बात की जाए किसकी, नोटिस करना, अवॉइड मत करना और ध्यान मत भटकाना अपना। देखो, टीका भी एक प्रकार की दवाई है। आप हर चीज को डिटेल से पढ़ो। टीका भी एक विशेष प्रकार की दवाई है, और इस टीके का निर्माण भी किससे हुआ है? टीके का निर्माण भी हुआ है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। टीके का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। देखो, टीका एक लिक्विड के रूप में होता है, टीका लगता है ना, टीका इंजेक्शन के रूप में लगता है, और उस इंजेक्शन में जो दवाई भरी होती है, वो जो इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन में जो दवाई भरी होती है, वो दवाई किसकी बनी हुई है? सूक्ष्म जीवाणुओं की। वो दवाई किसकी बनी हुई है? सूक्ष्म जीवाणुओं की। ठीक है, तो ये जो टीका है इसका निर्माण किससे हुआ? सूक्ष्म जीवों से। किससे हुआ? सूक्ष्म जीवों से। और हम, ठीक है, हम टीका लगाते हैं, तो टीका क्यों लगाते हैं? टीका लगाने का शौक तो नहीं है ना, मैं तो ऐसे ही लगा के आ गया, मेरे को तो शौक चढ़ रहा था। शौक के लिए टीका नहीं लगवाते हम टीका इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस बीमारी से क्या कर सके? बच सके, उस बीमारी से क्या कर सके? लड़ सके। चलो, अभी रिसेंटली एक ताजा एग्जांपल लेते हैं, कोरोना का। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने कोरोना का नाम नहीं सुना होगा।
पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कोरोना। तो कोरोना क्या है बताओ? कोरोना एक बीमारी है? कोरोना एक वायरस है। कोरोना क्या है बताओ? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कोरोना क्या है, बताओ बेटा। सर कोरोना एक बीमारी है। आंशी बता। सर वायरस है। कोरोना बीमारी है? वायरस वायरस है। क्या है? वायरस वायरस। वायरस बस कोरोना वायरस है, ना कि बीमारी। ध्यान रखना, कोरोना एक विशेष प्रकार का क्या है? वायरस। वायरस। ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें वायरस की कोई जानकारी नहीं दी। हम इस चैप्टर में ओनली 4 सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा शैवाल, चौथा कवक। लेकिन वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन वायरस सूक्ष्म जीव होते हुए भी वायरस को सूक्ष्म जीवों में नहीं गिना जाता। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं? वायरस एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसको सूक्ष्म जीवों में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये देखो आप, कोरोना एक विशेष प्रकार का वायरस है और इस कोरोना वायरस ने एक बीमारी फैला रखी है और उस बीमारी का नाम है कोविड-19। क्या नाम है बीमारी का? कोविड-19। जो बीमारी है ना उसका नाम तो कोविड-19 है। और ये जो कोविड-19 बीमारी है ये किसकी वजह से हो रही है? कोरोना वायरस की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस। ये CO का मतलब तो क्या है? कोरोना। अगर CO को देखोगे ना इसका मतलब तो हो गया कोरोना। VI का मतलब क्या हुआ? VI का मतलब हो गया वायरस। VI का मतलब क्या हो गया? वायरस। और D का मतलब होता है डिजीज। D का मतलब क्या होता है? डिजीज। डिजीज का मतलब बीमारी। अंग्रेजी में बोलते हैं डिजीज, हिंदी में बोल देते हैं बीमारी। D मीन्स डिजीज। D मीन्स डिजीज। और 19 का मतलब ये है कि सबसे पहले इस वायरस ने एंट्री मारी थी 2019 के अंदर। 2019 के अंदर। अब आप 19। सोचो कोरोना वायरस की, इस कोरोना वायरस की वजह से क्या फैल रही है? बीमारी। कोरोना वायरस कब आया? 2019 में। तो इन सबको मिलाकर इसका शॉर्ट नाम निकाल दिया कोविड। क्या नाम निकाल दिया इसका? कोविड-19। कोविड। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोविड-19 बीमारी होती है ये किसकी बदौलत होती है? कोरोना वायरस की बदौलत। और ये भी नोटिस कर लो, वायरस सबसे खतरनाक चीज होती है, सबसे खतरनाक। अगर सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक सूक्ष्म जीवाणु माना जाता है ना तो किसको माना जाता है? वायरस। क्यों? उसका भी रीजन है। रीजन ये है कि वायरस अपनी संख्या बहुत जल्दी बढ़ाता है। एक वायरस थोड़ी देर के बाद में करोड़ों वायरस बना के बैठ जाता है, करोड़ों से फिर अरबों वायरस हो गए। तो सोचो कितनी जल्दी वायरस बन रहे हैं। धीरे 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 चारों तरफ वायरस क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तभी तो दूसरी लहर आ गई इतनी जल्दी। अब ये वायरस क्या कर रहा है? अभी कोरोना वायरस नष्ट नहीं हुआ है और ये अपने दिमाग से निकाल देना, कोरोना वायरस कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन कोरोना को कभी जीरो नहीं किया जा सकता। नेवर, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, इसको हम जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी वृद्धि कर रहा है और इसको वृद्धि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की। वृद्धि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शरीर की। जैसे मान लो हवा में कोरोना वायरस है तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 घंटे बाद में मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले बहुत सारे वायरस बना के चला जाएगा और वो जो दूसरे वायरस पैदा हुए वो भी वायरस पैदा करेंगे। लेकिन अगर इन वायरस को, जैसे हवा में बहुत सारे वायरस है, अगर इनको कोई शरीर नहीं मिल रहा है, इनको कोई सजीव शरीर नहीं मिल रहा, इनको कोई इंसानी शरीर नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तभी तो लॉकडाउन लगा था, ताकि कोरोना वायरस को हमारा शरीर ना मिल पाए। क्योंकि वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा ना फिर उसके तो मजे हो गए, उसके तो उनको तो जिम्मन मिल गया, वो तो आराम से खाना पीना मिल गया, वो तो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। इसलिए इनकी कड़ी तोड़ने के लिए इंसानी शरीर इनको नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया? पैक कर लिया, कैद कर लिया, ताकि कोरोना वायरस की कड़ी क्या हो जाए? टूट जाए। तो वायरस है, बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ाता है, बहुत जल्दी गुणन करता है। इसलिए वायरस से होने वाली बीमारियों का इलाज बहुत कम है, और अगर होता भी है तो बहुत कम टाइम लगता है, सॉरी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर। ओके, अब एक चीज ये वायरस के लिए पढ़ोगे आप थोड़ा सा। वायरस के लिए ऐसे पढ़ोगे कि वायरस सूक्ष्म जीव होते हुए भी, वायरस सूक्ष्म जीव होते हुए भी हम इसको सूक्ष्म जीव
नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि वायरस ना तो सजीव है और वायरस ना ही निर्जीव है। क्या बोला मैं? वायरस ना Not सजीव, तो सजीव और ना ही निर्जीव है। निर्जीव। मतलब ये लिविंग भी नहीं है तो नॉन लिविंग भी नहीं है, ये जिंदा भी नहीं है तो मरा हुआ भी नहीं है, ना तो ये सजीव है ना निर्जीव है। कैसे? ऐसे सुनना ध्यान से। जब तक वायरस हवा के अंदर है, जब तक वायरस हवा में घूम रहा है, वायु में घूम रहा है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वायरस हवा में है ना, तब तक वायरस कैसा है? मृत है। मतलब मृत से मतलब ये है कि अगर वायरस हवा में है ना, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? निर्जीव मान सकते हैं, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पड़ा है चुपचाप। लेकिन अभी मैंने बताया ना, अगर इस वायरस को शरीर मिल गया तो फिर ये अपनी वृद्धि करना स्टार्ट करेगा। ठीक है? अगर इस वायरस को क्या मिल गया? शरीर। तो वायरस जो शरीर वायरस को मिला ना, वो किसी का भी हो सकता है, तो उस शरीर में वायरस अपनी वृद्धि बढ़ाता है। और वायरस जैसे ही किसी के शरीर में जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? सजीव। बस ये स्पेशल ध्यान रखोगे, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार मैं क्वेश्चन डालता भी हूँ कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है कैसे? समझाइए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है कैसे? समझाइए। तब आप ये एक्सप्लेन करोगे कि सर वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए है कि जब तक वायरस हवा में है, जब तक वायरस वायु के अंदर है, तब तक वो निर्जीव, क्योंकि वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो अपनी वृद्धि नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई इंसानी शरीर मिलता है, जैसे ही वायरस को कोई सजीव शरीर मिलता है, तो उस शरीर में घुसकर वायरस अपनी वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है और वो क्या कहलाता है? सजीव। अब तो जी गया ना वो, उसको तो बॉडी मिल गई, तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? सारे काम कर रहा अपना, तो फिर वो बन गया सजीव। अगर वायरस के और बॉडी के बीच की कनेक्टिविटी टूट गई तो फिर वायरस बन गया निर्जीव। तो वायरस दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कड़ी। ठीक है, देखो ध्यान दो, कहां पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए हम? हाँ तो बात तो चल रही थी टीके की, काम कोरोना के अंदर घुस गए जाके। देखो टीका, टीके का निर्माण भी किससे हुआ है? सूक्ष्म जीवों से। किससे हुआ है? सूक्ष्म जीवों से। ठीक सूक्ष्म है? जीवों से। हाँ, मतलब टीके का निर्माण हुआ सूक्ष्म जीवों से, और ये नष्ट भी किसको करेगा? सूक्ष्म जीवों का। अभी मान सूक्ष्म लो जो जीवों में। टीका बना हुआ है, जो टीका लग रहा है कोरोना का, वो भी तो सूक्ष्म जीवों से बना है ना। और वो जो टीका बना है, ये जो टीका, ये किसको नष्ट करेगा जाके? कोरोना को। कोरोना तो क्या है? वायरस। तो वायरस में सूक्ष्म जीव, और इस टीके के अंदर जो दवाई है वो भी किससे बनी हुई? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव ही किसको नष्ट कर रहा है? सूक्ष्म जीव। अब देखो टीका लगाने से क्या फायदा? टीका क्यों लगाया जाता है? टीका लगाकर हम बीमारियों से हमेशा के लिए कैसे बच सकते हैं? या फिर टीके में, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंटीबायोटिक, उसमें क्या फर्क है? एंटीबायोटिक भी किससे बन रही है? एंटीबायोटिक बन रही है सूक्ष्म जीवों से, और टीका भी किससे बन रहा है? सूक्ष्म जीवों से। इन सूक्ष्म दोनों में जीवों से। फर्क बता दूंगा मैं, नोटिस करना, समझना ध्यान से एक बार। देखो टीका किससे बना है? सूक्ष्म जीवों से। अब नोटिस करना बेटा ध्यान से, जैसे ही टीका बॉडी के अंदर जाता है, जैसे ही टीका हमारे शरीर में जाता है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ टीका लगाया जा रहा है, तो इंजेक्शन घुसड़ा जाएगा ऐसे, ऐसे तो नहीं घुसड़ा जाएगा, धीरे धीरे घुसाएंगे ऐसे। ठीक है? तो जैसे ही टीका अंदर जाएगा, उस टीके के अंदर जो दवाई है वो किस में छोड़ दी जाती है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर। हाँ, वो दवाई किस में छोड़ दी? बॉडी के अंदर। अभी जो टीके के अंदर जो दवाई है ना, टीके के अंदर जो दवाई है, वो बॉडी में जाकर क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। क्या है? देखो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, या एंटीबॉडी वो चीज है जो हमें बीमारियों से बचाती है, और एंटीबॉडी बनता है टीका लगाने पर। पहले तो एंटीबॉडी नहीं थी ना। देखो थोड़ी सी जानकारी दे दूं एंटीबॉडी की। कुछ एंटीबॉडी हम जब पैदा होते हैं ना, तो लेकर पैदा होते हैं। कुछ एंटीबॉडी हम लेकर पैदा होते हैं। जैसे मान लो हम चलते से बीमार नहीं होते, हम आज वहां जा रहे हैं, हम आज वहां जा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी बीमार नहीं होते कि बहुत जल्दी बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है। ये एंटीबॉडी हमें जन्मजात मिली है, ये एंटीबॉडी हमें जन्म से मिली है। इसमें किसी टीके का रोल नहीं है, ये हमें प्रकृति ने दी है।
बताओ, हम क्या चाहें तभी बीमार हो जाते हैं क्या? या हम थोड़े से धूप में निकल गए या हम थोड़े से हवा में घूमने चले गए तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, ये तो एक कोरोना वायरस है। और ध्यान रखना, पता नहीं वायु के अंदर कितने वायरस है, न जाने कितने लाखों करोड़ों वायरस हमारी बॉडी में घुसते हैं दिन में और कितने निकलते हैं, फिर हम बीमार तो नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि हमारे शरीर ने क्या बना रखी है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है WBC। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? WBC। WBC क्या है? रक्त कोशिका। WBC क्या है? रक्त कोशिका। रक्त कोशिका। WBC क्या है? WBC है खून में बनने वाली कोशिका, या यूं समझ लो WBC से क्या बना है? ब्लड बना है। खून में बहुत सारी कोशिका होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो WBC रक्त में पाई जाने वाली क्या है? कोशिका। और WBC क्या बनाती है? इधर आवाज बंद करो। WBC क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना रहे ना। तो हमारी बॉडी में खून है, हमारी बॉडी में WBC है, तो एंटीबॉडी बनेगी ना। फिर आप सोचो, यस सर। ये आवाज किसने चालू कर रखी है? देखो, अब आप सोचो, जब हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना रखा है, जब हमारी WBC ने एंटीबॉडी बना रखा है, फिर हम कोरोना से क्यों नहीं लड़ पाए? कोरोना से इसलिए नहीं लड़ पाए कि कोरोना के आगे हमारी एंटीबॉडी कम पड़ गई। कोरोना एक बहुत डेंजरस वायरस है, उसके लिए शरीर की एंटीबॉडी कम पड़ गई। अब हमारे शरीर की जितनी एंटीबॉडी है, अगर वो सारी एंटीबॉडी कोरोना के पीछे लग गई तो बताओ, और जो बहुत सारे वायरस है फिर उनसे कौन बचाएगा हमें? इसलिए जो बॉडी की एंटीबॉडी है, जरूरी नहीं वो कोरोना से ही लड़े, वो दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से हमारी क्या करती है? सुरक्षा। उनको तो सबसे लड़ना है। अगर सारी एंटीबॉडी, शरीर की सारी एंटीबॉडी कोरोना के पीछे लग जाएगी तो बताओ, हमें तो दूसरे वायरस बीमार कर देंगे, दूसरे बैक्टीरिया बीमार कर देंगे। तो कोरोना एक घातक वायरस है जिसके लिए शरीर की एंटीबॉडी काम नहीं करती है। इसके लिए हमें बाहर से एंटीबॉडी लेनी पड़ती है। बाहर से मतलब हमें इंजेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, टीका लगवाकर बाहर से क्या लेना पड़ेगा? एंटीबॉडी। इसी कारण जब टीका लगाया जाता है तो बॉडी में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कहां पर पड़ी रहती है? ये एंटीबॉडी पड़ी रहती है खून के अंदर, ब्लड के अंदर। अब अगर जिसने एक बार टीका लगवा लिया ना, तो मरते दम तक वो एंटीबॉडी बड़ी रहेगी। मरते दम तक वो एंटीबॉडी किसमें रहेगी? खून में। अब आप सोचो, जब हम छोटे थे तो 2 साल के ऊपर, 3 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर टीके लगते थे कि नहीं? चेचक का, खसरे का, टीबी का, सबका टीका लगा हुआ है। मतलब हमारे शरीर के अंदर सब बीमारियों की एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई है। मान लो मैंने चेचक का टीका लगवाया बचपन में, अब मुझे चेचक नहीं हो सकता, क्योंकि चेचक की एंटीबॉडी कहां पर पड़ी है? मेरे शरीर के अंदर, खून के अंदर। अब जब कभी भी चेचक का वायरस अंदर घुसेगा मेरे अंदर, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही चेचक के लिए क्या बना ली? एंटीबॉडी। जैसे ही चेचक का वायरस अंदर जाएगा, एंटीबॉडी उसको पहचान लेगी और उसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। अब जैसे ही टीका लगता है, बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी। और हम टीका किसके लिए लगवा रहे हैं? कोरोना के लिए। तो कोरोना के लिए हमने क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली ना। एंटीबॉडी। सोचो, अगर ये कोरोना शरीर के अंदर जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस कोरोना के खिलाफ हमने क्या बना ली? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी शरीर में नहीं बनाई, ये हमने बाहर से ली है। किसके थ्रू ली है? इंजेक्शन के थ्रू। तो ये एंटीबॉडी इस कोरोना को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। इतना टाइम लग गया देख लो कोरोना वैक्सीन बनने में, क्योंकि ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर करके देखते रहते हैं कि इस वायरस के ऊपर कौन सा सूक्ष्म जीव अपना प्रभाव डालेगा। तो बहुत टाइम लग जाता है बनाने के अंदर, तब जाके ये एंटीबॉडी, सॉरी, ये टीका पकड़ में आया। किसका? कोरोना का। तो इसे बोलते हैं टीका। और टीका लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टीकाकरण। ध्यान रखना, सबसे पहला जो टीका बना था 1738 के अंदर, 1738, ये डेट कंफर्म नहीं है, आप देख लेना एक बार, 1738 में। और जो पहला टीका बनाया था, पहला टीका बनाया गया था कौन सी बीमारी का? चेचक का। सबसे पहला टीका बना था चेचक का, और बनाने वाला व्यक्ति कौन था? एडवर्ड जेनर। कौन था? एडवर्ड जेनर। 1738 में चेचक का पहला टीका बनाने वाला इंसान एडवर्ड जेनर, जिसने सबसे पहला टीका बनाया था।
आज जेनर की ही देन है कि हम इतने टीके बनाना सीख गए और हर बीमारी का हमने क्या बना लिया, टीका। अब ये भी नोटिस कर लो, जो आने वाली पीढ़ी है ना, मैं बात कर रहा हूँ आज से 5 साल बाद 10 साल, उनको लाइफ में भी कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उनको बचपन में क्या लगा दी जाएंगे, कोरोना के टीके। तो जब हम पैदा हुए थे तब कोरोना नाम का कोई वायरस ही नहीं था, इसलिए हमने उसका कोई टीका नहीं लगवाया, इसलिए उसकी एंटीबॉडी हमारे अंदर थी नहीं, तो नुकसान हो गया। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो बिल्कुल सेफ है, वी आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है, अगेंस्ट बाई कोरोना वायरस, ठीक है, बिकॉज हमने क्या लगवा लिया है, टीका। तो ये पूरी प्रक्रिया थी टीका और टीका लगाने की प्रक्रिया की, टीकाकरण, ठीक है। तो 2 टॉपिक क्लियर किए हमने आज। 2 टॉपिक कौन कौन से, एक तो एंटीबायोटिक वाला और एक ये टीके वाला। ये औषधीय महत्व क्या हो गया, कंप्लीट। एक पॉइंट में पूरा पीरियड लग गया, देख लो। लेकिन अब मुझे बताओ, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? यस पूरा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई भी क्वेश्चन? वो बड़ी फोन चाल लगा दी ये मंदिर कहीं चलो जीत गए हो ना चलो ये टॉपिक तो कौन सा, औषधीय महत्व वाला, कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम औषधियां बना सकते हैं, औषधियों का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवाणु का लाभदायक महत्व भी पूरा नहीं हुआ, इसके 2 पॉइंट और बच रहे हैं, ठीक है। और वो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक तो मैं बता दूं, पॉइंट नंबर 4 कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ती है। सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ती है। और जो 5वां पॉइंट है वो है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा पर्यावरण की सफाई कैसे होती है, पर्यावरण प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। तो बताओ सूक्ष्म जीवाणुओं के लाभदायक महत्व हमने कितने पॉइंट तैयार कर लिए, 5।